चलिए सीधा इस खौफनाक मामले की गहराई में उतरते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी रियल एस्टेट डील पर बात करने जा रहे हैं जो शुरुआत में तो किसी खूबसूरत सपने जैसी लग रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द एक ऐसे डरावने और दर्ज किए गए असाधारण बुरे सपने में बदल गई जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। कोलकाता शहर, एयरपोर्ट के पास एक बड़ा सा फ्लैट और दो युवा कपल्स जो अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे थे। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन सोर्स मटेरियल के इस केस फाइल के पन्ने जैसे जैसे हम पलटेंगे, हमें पता चलेगा कि कैसे ये परफेक्ट घर एक खौफनाक नरक में तब्दील हो गया। आखिर फ्लैट 4B का वो अनसुलझा रहस्य क्या है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। जरा इस बात पर गौर करने की जरूरत है। बारिश हो, तूफान हो या कुछ भी हो जाए, छत का ऊपरी गेट कभी बंद नहीं होगा। ये शब्द किसी हॉरर फिल्म की स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं है। जब इन किराएदारों ने फ्लैट बुक किया तो बिल्डिंग के सेक्रेटेरिएट ने उन्हें ये अजीबोगरीब चेतावनी दी थी। उसने 3-4 बार दोहराया कि चाहे जो भी हो जाए, 5वीं मंजिल से छत की ओर जाने वाला वो लोहे का गेट खुला ही रहना चाहिए। बाकायदा एक ईंट लगाकर उसे हमेशा खुला रखा गया था। ये सिर्फ कोई मामूली नियम नहीं था, ये एक साफ चेतावनी थी जिसने इस पूरे मामले में बेचैनी की पहली नींव रखी। चरण 1, जाल बिछाया गया, सपनों का घर या कोई बहुत बड़ा धोखा। रोहन, प्राजक्ता, अयान और अर्पिता के लिए यहीं से असल शुरुआत हुई। दरअसल ये चारों काफी समय से एक अच्छा घर ढूंढ रहे थे। अचानक एक ब्रोकर ने उन्हें एक ऐसी डील ऑफर की जिसे ठुकराना लगभग नामुमकिन था। हैरानी की बात थी, उस फ्लैट की कीमत सिर्फ 8,000 रुपए। जी हाँ, कोलकाता जैसे बड़े शहर में एक 5 मंजिला इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल पर, जहां से सीधा एयरपोर्ट का चमकता हुआ रनवे और खुला आसमान दिखता हो, वहां इतने कम किराए में फ्लैट मिलना किसी चमत्कार से कम तो नहीं था। और यही वो लालच था जिसने आंखों पर पट्टी बांधी थी। इतनी सस्ती कीमत ही दरअसल वो चारा थी जिसे इस जाल में बहुत चालाकी से रखा गया था। लेकिन कहते हैं ना, सपनों के घर और कड़वी सच्चाई के बीच का फासला बहुत कम होता है। एक तरफ रनवे व्यू और सस्ता किराया था, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत ही साफ रेड फ्लैग्स थे जिन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। सबसे बड़ा जाल था 11 महीने का भारी भरकम सिक्योरिटी डिपॉजिट। इसके अलावा पूरी इमारत में चौथी और 5वीं मंजिल बिल्कुल खाली पड़ी थी। वहां कोई और किराएदार रहता ही नहीं था, और छत का दरवाजा खुला रखने वाले अजीब नियम तो थे ही। लेकिन 8,000 रुपये का आकर्षण इतना ज्यादा था कि इन सभी खतरों को बस अनदेखा कर दिया गया। तो अब बढ़ते हैं चरण 2 की तरफ। शुरुआती चेतावनी के संकेत, वो डरावनी चीजें जो फ्लैट के अंदर पहले से मौजूद थीं। उस फ्लैट का लेआउट ही कुछ ऐसा था कि किसी भी कमरे में जाने के लिए मुख्य हॉल से गुजरना ही पड़ता था। और यहीं सबसे पहले कुछ बेहद परेशान करने वाले सबूत मिले। मुख्य हॉल के फर्श पर मोमबत्ती पिघलने के निशान थे, जो बिल्कुल एक गोल घेरे में बने हुए थे। वहीं आयान के कमरे से जुड़ी बालकनी में एक सूखा हुआ तुलसी का पौधा मिला, जिसके आसपास लाल कपड़ा और चूड़ियां रखी हुई थीं। ये कोई आम चीजें नहीं थीं। स्रोत स्पष्ट रूप से इशारा करते हैं कि ये पिछले किराएदारों द्वारा किसी खौफनाक चीज से बचने के लिए किए गए हताश पूजा पाठ के अवशेष थे। चरण 3, बढ़ती हुई असाधारण घटनाएं। अब मामला दिमागी खौफ से आगे बढ़कर सीधे शारीरिक हमलों तक पहुंच चुका था। शुरुआती बुरे एहसास बहुत ही तेजी से हिंसक घटनाओं में बदलने लगे थे, जिसकी शुरुआत हुई रोहन से। पहले तो नींद में लकवा मारने या स्लीप पैरालिसिस जैसी शिकायतें होने लगी। ऐसा लगता था जैसे कोई छाती पर बैठा है और गला घोट रहा है। लेकिन असली खौफ तो तब आया जब एक दोपहर अचानक रोहन की गर्दन टेढ़ी हो गई। वो तेज बुखार से कांपने लगा और उसके दांत आपस में पूरी तरह से लॉक हो गए, जिसे आम भाषा में दांत लगना कहा जाता है। वो बुरी तरह तड़पते हुए बेहोश हो गया, और सबसे अजीब बात, कुछ ही घंटों बाद वो ऐसे सामान्य हो गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। चीजें अब बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थीं। फ्लैट का माहौल अब पूरी तरह से पोल्टरगाइस्ट एक्टिविटी का केंद्र बन चुका था। घर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे इंडक्शन और टीवी खुद ब खुद चालू हो जाते थे। रात के सन्नाटे में किचन से बर्तन जोर जोर से गिरने और फेंके जाने की आवाजें आती थीं। एक बार तो लॉक रखे फोन से वेटिंग डायल टोन तक सुनाई दी, जबकि उस मंजिल पर कोई और रहता ही नहीं था। और सबसे डरावनी रात तो वो थी जब एक बड़ी भारी प्लास्टिक शीट के फड़फड़ाने की आवाज धीरे धीरे बेडरूम के दरवाजे तक आई और दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया। भौतिक विज्ञान के नियम भी अब उस फ्लैट में काम करना बंद कर चुके थे। एक दोपहर प्राजक्ता अपनी बालकनी में कंघी कर रही थी। जब उसने टूटे हुए बालों का जूड़ा बना के नीचे की ओर फेंका, तो वो नीचे जाने के बजाय किसी अदृश्य शक्ति के धक्के से गुरुत्वाकर्षण को मात देते हुए ऊपर की तरफ हवा में तैरने लगा। जब वहां से भागने की कोशिश की गई तो शरीर वहीं लकवाग्रस्त हो गया।
ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत मजबूती से पकड़ लिया हो और आवाज गले में ही घुटकर रह गई हो। चरण 4, चश्मदीदों की पुष्टि। ये इस केस फाइल का एक अहम मोड़ था, जब बाहरी लोगों ने भी इस खौफ को सच साबित कर दिया। जब रोहन का परिवार फ्लैट पर आया तो उसकी मौसी ने अंदर कदम रखते ही उस भयानक नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लिया। छत पर रोहन की मां की मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जो ठीक 8 महीने पहले उसी 4B फ्लैट में रहती थी। उस महिला ने खुलासा किया कि उसके साथ भी बिल्कुल वही बर्तन बजने की आवाजें और हर रात 3:30 बजे डोरबेल बजने की घटनाएं होती थीं। उसी खौफ की वजह से उसके पति को शराब की लत लग गई थी और वे उस फ्लैट को छोड़कर नीचे तीसरी मंजिल पर चले गए थे। मोमबत्ती का वो जो गोल निशान था ना, वो उन्हीं के द्वारा की गई शांति पूजा का हिस्सा था। उसी शाम रोहन का छोटा भाई और उसका ममेरा भाई कमरे में बैठे हुए थे, जहां से बाहर का बड़ा हॉल बिल्कुल साफ दिखाई देता था। अचानक उनके चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने खौफनाक साये को हॉल के बीचों बीच रेंगते हुए देखा। वो साया बिल्कुल इंसान जैसा था, जो अपने हाथों और पैरों के बल चल रहा था और उसके लंबे बालों ने उसका पूरा चेहरा ढक रखा था। मतलब अब ये कोई अदृश्य शक्ति नहीं रह गई थी, ये दृश्यमान हो चुकी थी, जिसे एक साथ कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा था। चरण 5, अंतिम वशीकरण, खौफ का चरम। इस खौफनाक माहौल ने कपल्स के बीच दरार डाल दी थी। प्राजक्ता और रोहन जा चुके थे और अब फ्लैट में सिर्फ अयान, अर्पिता और मिस्टी रह गए थे। इतना सब डरने के बावजूद 11 महीने के भारी सिक्योरिटी डिपॉजिट के कारण वो फ्लैट में बंधे हुए थे। तो आखिर वो कौन सा ब्रेकिंग पॉइंट था जिसने इस आर्थिक मजबूरी को भी पीछे छोड़ दिया? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा? ये खौफनाक ब्रेकिंग पॉइंट था अर्पिता की दोस्त मिस्टी का डरावना वशीकरण। अर्पिता ने छत पर उसी लंबे बालों वाले साय को अपने बगल में बैठे और बातें करते महसूस किया था। जब मिस्टी को ये बात पता चली तो वो बार बार छत पर जाने लगी और हवा में बातें करने लगी। फिर वो खौफनाक शाम आई। मिस्टी ने अजीब सी आवाज में चाय मांगी और खौलती हुई चाय बिना किसी दर्द या जलन के बस एक घूंट में पी गई। उसने अर्पिता के बालों को बिल्कुल उस भूतिया साय की तरह बना दिया और फिर वो गायब हो गई। जब उसे ढूंढा गया तो वो छत के बिल्कुल किनारे पर खड़ी होकर नीचे कूदने ही वाली थी। उसे तुरंत खींचकर नीचे लाया गया, लेकिन तब तक वो एंटिटी पूरी तरह से मिस्टी पर हावी हो चुकी थी। मिस्टी को घर के अंदर लाया गया, लेकिन वो भागकर प्रवेश द्वार के पास गई और अपना सिर दीवार पर जोर जोर से पटकने लगी, इतनी जोर से कि वहां खून बहने लगा। इसके बाद उसने फ्लैट के बाहर बने पवित्र ओम के निशान पर थूक दिया। इस पूरे हिंसक तांडव का एक वीडियो अयान ने रिकॉर्ड करके भेजा था, जिसने बिना किसी शक के ये साबित कर दिया कि मिस्टी पूरी तरह से पजेस्ड हो चुकी थी। अंततः जब मिस्टी को एयरपोर्ट के पास मौजूद एक स्थानीय मज़ार पर ले जाया गया तो वहां के लोगों ने उसे देखते ही साफ साफ कह दिया, इस लड़की को तुरंत इसके घर भेज दो और आज ही इस फ्लैट को खाली कर दो। अगर वहां रुके तो अगले कुछ दिनों में पक्का किसी एक की मौत हो जाएगी। ये कोई आम सलाह नहीं थी, ये एक अल्टीमेटम था जिसने उस 11 महीने के लीज के लालच को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। आनन फानन में उन सभी ने वो फ्लैट हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज रोहन और प्राजक्ता की शादी हो चुकी है और वो सुरक्षित हैं। अयान और अर्पिता की राहें अलग हो गई। वे सब अपनी जान बचाकर निकल तो गए, लेकिन ये केस फाइल यहीं खुली रह जाती है। वो 4B फ्लैट, वो छत का खुला गेट और वो लंबे बालों वाला रेंगता हुआ साया, क्या वो आज भी नए किराएदारों का इंतजार कर रहा है? इन दस्तावेजों और सबूतों ने हमें जो दिखाया है वो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई बहुत अच्छी और सस्ती डील सामने आती है तो क्या कोई उसका असली मूल्य चुकाने के लिए तैयार होता है? इस पर विचार जरूर किया जाना चाहिए। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही।